किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे बातों को। अब देखते हैं इसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 124 में किया गया है, ठीक ना। अगर अनुच्छेद 124 पूछेगा कि क्या है, तो इसमें कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा या सर्वोच्च न्यायालय होगा या उच्चतम न्यायालय होगा। तो उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में। और इसका गठन जो किया गया था वह 28 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया? भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। और हमारे भारत में जो है एकीकृत न्यायालय है। क्या है? एकीकृत का मतलब ये है एकल न्याय व्यवस्था है। इसको जैसे समझते हैं, अगर ट्रायंगल बनाकर समझते हैं तो भारत में इसी को कहा गया है एकीकृत न्यायालय। सबसे ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय इसी को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो भारत में जो ये व्यवस्था किया गया है न्यायालय का, इसको किया गया है एकीकृत न्यायालय। जब सुप्रीम कोर्ट में गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उस समय टोटल जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 8 गो था। कब? 8 गो था, जिसमें 7 गो अन्य प्लस 1 एक मुख्य था। 7 प्लस 1 इसका मतलब 1 जो एक था उसी को कहा गया CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। धीरे धीरे जनसंख्या का दबाव बढ़ते गया, इसी प्रकार से इन लोगों का जनसंख्या बने जजों की संख्या भी बढ़ाते चला गया। तो फिर 24 प्लस 1 किया गया, 30 प्लस 1 किया गया। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 प्लस 1 किया गया था। लेकिन वर्तमान में जजों की संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में 34 गो है, 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य जज है। समझ रहे ना? यानी कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का जजों की संख्या कितना है? 34 गो है। और ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद भवन के पास है। संसद भवन ही कानून बनाकर क्या करती है कि जजों की संख्या में घटाती है या बढ़ोतरी करती है। तो घटाने का सवाल नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है तो जजों की संख्या भी ऑटोमेटिक बढ़ा रही है संसद भवन। तो अगर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो वह संसद भवन को है, ठीक ना। देखिए, संसद भवन जो है जजों की संख्या तय करती है कि कितना जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। आगे देखते हैं कि इन न्यायाधीशों का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ठीक ना। इनको राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाएंगे, नियुक्ति करेंगे, ठीक ना। लेकिन वो भी करेंगे तो अपने मन से नहीं, एक कॉलेजियम पद्धति के सलाह पर ही करते हैं। कॉलेजियम पद्धति क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या वर्तमान में कितना है? 34 को है ना, यानी कि वो एक मुख्य न्यायाधीश होंगे प्लस 33 अन्य जज होंगे, यही 34 जज होंगे। इसमें इन 33 गो में कुछ जो वरिष्ठ जज होंगे, यानी जो सीनियर जज होंगे, उन्हीं में से 4 गो जज बा, एक मुख्य न्यायाधीश, 5 गो संख्या हो गया। ये कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज बनेगा यही 5 में से बनेगा। तो इस राष्ट्रपति इन लोगों से डिमांड करते हैं कि कॉलेजियम पद्धति के द्वारा किन को मुख्य जज बनाया जाए। आप लिखी कर दीजिए। तो यह कॉलेजियम पद्धति द्वारा 5 में से जो सीनियर होगा, जो सर्वोच्च सीनियर होगा, उसी को ये नामांकित करके भेजते हैं राष्ट्रपति महोदय को लिखित देकर कि हाँ ये फलाना व्यक्ति मुख्य जज बनाया जाए। तब जाकर राष्ट्रपति बनाते हैं, अपने मन से नहीं बनाते हैं, ठीक ना। अभी भारत में जो है न्यायपालिका ही एक ऐसा चीज है जो कि स्वतंत्र है, ठीक ना। तो भारत में जो न्यायपालिका काम करती है वह स्वतंत्र रूप से काम करती है, किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करती है। तो इनकी जजों की नियुक्ति जो करेंगे राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन वो भी कॉलेजियम पद्धति के सलाह पर ही करेंगे। अब इनकी योग्यता देख लिया जाए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे उनकी कुछ ना कुछ योग्यता होना चाहिए। तो पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिकता रहना चाहिए। दूसरा का कि आप कम से कम 10 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट में काम किए हों। किसी भी भारत की किसी भी जो 25 हाई कोर्ट है, किसी भी 1 या 2 या 3 किसी भी हाई कोर्ट में लगातार आप 10 वर्ष कार्य किए हो वकालत का, यानी कि वकील का कार्य किए हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष लगातार आप जज के पद पर नियुक्ति हुए हो, यानी जज का कार्य कर लिए हो। तो यही लिखा जाए कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष जज हो। समझ रहे ना?
कि तो 10 वर्ष वकील का कार्य करिए हाई कोर्ट में, या 5 वर्ष जज का कार्य करिए किसी भी हाई कोर्ट में। इसके बाद एक और आपका योग्यता है कि भारत के राष्ट्रपति के नजर में वह कानून का अच्छा सलाहकार हो। तो यही चीज लिखे हैं कि राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि वेता हो। विधि का मतलब होता है कानून। तो राष्ट्रपति महोदय के नजर में जो भी, जैसे इन लोगों के हाई कोर्ट से इन लोग निकाल कर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट जैसे मान लेते हैं पटना हाई कोर्ट में है जज, तो ये लोग क्या करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय उन लोगों में से चुनेंगे कि कौन बढ़िया अच्छा कानून का सलाहकार हो। तो आपको पहले जज तो होना ही चाहिए कि तो 5 वर्ष जज चाहिए ना, तो 10 वर्ष वकील चाहिए। इसके साथ साथ भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ राष्ट्रपति महोदय के नजर में आप अच्छे कानून के जानकार होने चाहिए, समझ रहे ना, तब आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। अब शपथ के बात करते हैं तो इनको शपथ जो है राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अगर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। वो भी दिलाएंगे तो अनुच्छेद 124(6) के अनुसार, 124(6) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। अब इनका कार्यकाल देख लिया जाए तो राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज का कार्यकाल जो होता है न्यूनतम 6 वर्ष या उम्र सीमा 65 वर्ष बैन कर दिया गया है। 6 वर्ष का मतलब ये समझिए जैसे कोई 50 वर्ष के रूप में भारत का मुख्य जज बनता है तो वह लगातार 6 वर्ष कार्य कर सकता है। केवल 62 वर्ष में जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का, तो 65 वर्ष तक उम्र सीमा लगातार है, मतलब 3 वर्ष में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 65 वर्ष से अधिक उम्र तक आप ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद रिटायर कर दिया जाता है उनको, ठीक ना। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष कोई एक होगा, ठीक ना। अगला देखते हैं कि त्याग पत्र इनको कौन लेगा, तो राष्ट्रपति महोदय इनका त्याग पत्र ग्रहण करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जजों का या सभी जजों का, जो 34 जज हैं, अन्य जज प्लस मुख्य जज, इन सभी लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और शपथों दिलाएंगे। और इसके बाद अगर ये लोग त्याग पत्र देते हैं, रिजाइन देते हैं, तो इनका रिजाइन भी ग्रहण राष्ट्रपति ही महोदय करेंगे। लेकिन अगर वही सुप्रीम कोर्ट के जज कोई गैर संवैधानिक कार्य करेंगे, यानी कि संविधान के विपरीत कार्य करेंगे, तो इनको संसद द्वारा महाभियोग लगाकर भी हटाया जा सकता है, ठीक ना। ये महाभियोग का प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज गैर संवैधानिक कार्य करता है तो उसको अनुच्छेद 124(4) के तहत उस पर संसद महाभियोग लगाएगा। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक पर से, या तो लोकसभा से पास हो जाए या राज्यसभा से पास हो जाए। अब पास हो जाएगा, दोनों में से किसी दोनों सदनों में से पास होना अनिवार्य है। इसके साथ जब पास होगा तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, तो वहां से क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साइन हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब देखते हैं इनका वेतन और भत्ता। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को वेतन दिया जाता है वह देश के संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? संचित निधि से। और संचित निधि में जिसका भी वेतन रहेगा उसमें संसद छेड़छाड़ नहीं कर सकती है संचित निधि से, ठीक ना। फिक्स रहता है, बढ़ा सकता है, घटाने का पावर संसद भवन को नहीं है। तो वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन, मुख्य जज का वेतन 2,80,000 रुपया है और अन्य जजों का वेतन 2.5 लाख रुपया है। तो देखिए फिर से समझते हैं, इनका वेतन जो है वर्तमान में 34 है ना जज, जिसमें 33+1 है, ठीक ना। तो इस 33 को का वेतन मिलेगा 2.5 लाख, 2,50,000, ठीक ना वेतन। और जो मुख्य जज होगा, चूंकि इसके पास पावर और पदवी ज्यादा है, इसलिए इसका वेतन 2,80,000 रुपया वेतन रहता है, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वेतन, जज का वेतन दिया जाता है देश के संचित निधि से दिया जाता है। अन्य सारे न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज का वेतन 2,80,000 रुपया है। यहां तक स्पष्ट हो गया, ठीक ना। अगर इनका वेतन का पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 125 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 125 यह कहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 125 करता है। समझ गए? क्लियर हो गया। तो अब आगे इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 126 क्या कहता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। अनुच्छेद 126 में कहा गया है कि यदि भारत के मुख्य जज, जो भारत का CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत का मुख्य जज यदि किसी कार्यवश भी बाहर चले जाते हैं या किसी माने आपातकाल के दौरान मान कहीं कुछ हो गया,
कुछ बीमार उमार पड़ गए, तो उस अवधि में अनुच्छेद 126 के तहत क्या होगा कि भारत में एक अस्थायी मुख्य जस्टिस बैठाए जाएंगे। उसी को कहा जाता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। आइयो कार्यकारी न्यायाधीश कहां से आएंगे? 33 को जो वर्तमान में यही में से जो मुख्य होगा, जो वरिष्ठ होगा, उसी में से एक जज को चुना जाएगा जो कि कार्यकारी मुख्य जज होगा। और मान लेते हैं चूंकि 10 दिन के लिए वह जज बन गया, चाहे मान लेते हैं मुख्य जज का बेटी का शादी हो गया तो 10 दिन के लिए हटेंगे पद पर से, तो 10 दिन के लिए जाएंगे ड्यूटी छोड़कर, तो उस समय सीट तो खाली नहीं रहना चाहिए, तो 10 दिन के लिए कोई ना कोई कार्यकारी जज बैठाया जाएगा। तो उस 10 दिन की अवधि के दौरान उनमें सारा ताकत वही आ जाएगा जो मुख्य जज के पास होता है। बताइए इसके बाद क्या होता है कि जब सारा ताकत आ जाएगा उनमें, इसके बाद 10 दिन में वही उनको वेतन दिया जाएगा जो मुख्य जज को वेतन दिया जाता था, ठीक ना। तो मर जाएंगे तो उस अवधि में भी कार्यकारी जज आते हैं, ठीक ना। अब 127 कहते हैं तदर्थ जज। तदर्थ जज का अनुच्छेद 127 क्या कहता है? तदर्थ जज यानी एड होक जज, इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में। अभी तदर्थ जज क्या है? भारत में टोटल मान लेते हैं कि जज अभी वर्तमान में 34 है, जो में 33+1 मुख्य सुप्रीम कोर्ट में 33 को जज है और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो 33 को जजों में मान लेते हैं 10 को बीमार पड़ गए, चाहे कोरोना पॉजिटिव हो गया, सपोज किसी आकस्मिक कारण से कुछ बहुत संख्या में जज कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो इस दौरान इनको क्या किया जाएगा कि इसमें से जजवा तो 10 को खाली होगा सीटवा, तब देश के सारे हाई कोर्ट से क्या किया जाएगा, जजों को चुना जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक ना। कुछ जजों या फिर रिटायर जो भी जज होंगे हाई कोर्ट से पहले जो चाहे सुप्रीम कोर्ट से जो जज रिटायर हो गए हैं, उनको भी रखा जाएगा एड होक जज में। किस अनुच्छेद द्वारा? 127 अनुच्छेद द्वारा, समझ गए ना। अब आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 128 के द्वारा ही कहा गया है कि भारत में सेवानिवृत्त जज भी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जा सकते हैं। ये आपात स्थिति के दौरान होता है, समझ रहे हैं। अब अनुच्छेद 129 में कहा गया है अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 कहता है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है यह एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक ना। अभिलेख न्यायालय क्या करता है कि यह अपने से निचले स्तर के न्यायालय को ऑर्डर देता है। क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ऑर्डर देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। लेकिन बेसिक रूप से अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह एक अभिलेख न्यायालय होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है अपने निचले माने कोर्टों को और कहता है कि यह कार्य जो उसके समर्थ में नहीं है, यानी उसके पावर से, शक्ति से बाहर है, उसको अपने पास मंगा लेता है। अनुच्छेद 129 के द्वारा अभिलेख न्यायालय इसीलिए कहा जाता है। अब अनुच्छेद 136 कहते हैं कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपील दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग मान लेते हैं किसी व्यक्ति को सजा सुनाया है फांसी का या किसी भी चीज का, हाई कोर्ट है, ठीक, तो हाई कोर्ट से वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। यह अनुच्छेद 136 के द्वारा, किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 36 द्वारा कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 137 में कहा गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के द्वारा ही अपने दिए गए निर्णयों में दोबारा सुनवाई कर सकता है, दोबारा पुनर्विचार कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 137 हमेशा पूछता है न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 137 में। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं किसी को फांसी की सजा सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट, तो वह दोबारा पुनर्विचार उसके लिए क्या करेगा कि जो व्यक्ति को दिया है तो उसका वकील दोबारा उसको सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 दिखलाएगा कि आप 137 के द्वारा क्या करिए कि दोबारा पुनर्विलोकन कर लीजिए अपने जो फैसला सुनाए हैं। तो अनुच्छेद 137 में क्या किया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 143 में क्या हुआ है? 143 कहता है कि भारत का मुख्य जो जज होगा, भारत यानी कि सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वह अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देगा, और वह भी सलाह देगा राष्ट्रपति भवन में जाकर, न कि राष्ट्रपति आएंगे इधर। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वह राष्ट्रपति महोदय को कानूनी सलाह देगा, और वह भी राष्ट्रपति भवन में जाकर देगा। और ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति उनके बातों को खाली सुनेंगे, मानने को बाध्य नहीं होंगे, ठीक ना। राष्ट्रपति महोदय उनकी कानूनी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, बस सलाह ले लेंगे। अब देखते हैं कि इसका शक्ति, सुप्रीम कोर्ट का कुछ मुख्य कार्य एवं शक्ति है, शक्तियों को देखा जाए
शक्ति है जैसे केंद्र एवं राज्य के विवाद को निपटाता है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही इस विवाद को निपटाता है। लेकिन अगर नदी जल विवाद आ जाएगा दो राज्यों के बीच में, जैसे मान लेते हैं नदी जैसे गंगा नदी है, पश्चिम बंगाल चाहे बिहार सरकार के बीच में विवाद होता है, तो ये इस केस को आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, अपने में राज्य समझना पड़ता है। तो यही बोल रहा है कि केंद्र एवं राज्य के बीच में अगर विवाद होता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला कहा है रिट अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट अधिकारिता है, अनुच्छेद 32 में हम समझाए हैं आप लोगों को। रिट अधिकारिता भी सुप्रीम कोर्ट को मिलता है अनुच्छेद 32 के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के द्वारा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि 5 प्रकार का रिट जारी करता है। इस पर भी एक वीडियो बना दी है रिट वाला पर। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। जैसे पहल का रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कितने मिनट का हो गया जी? 16 मिनट। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ही 24 घंटा के अंदर उसको क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरूरी होता है, ठीक ना। अगला दूसरा का है रिट का परमादेश। परमादेश में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑफिसरों को आदेश देती है जो अपने कार्य ड्यूटी को निर्वहन सही तरीके से नहीं करते हैं, ठीक ना। तीसरा का किया गया है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है कि यह सुप्रीम कोर्ट अपने निचले न्यायाधीश निचले कोर्टों को आदेश देती है कि तुम्हारे पास जितना लंबित मुकदमा है उसको मेरे पास भेजो, ठीक ना। इसी पर प्रेशर भी आता है। एक ई नंबर आता है अधिकार परीक्षा ले, ठीक ना। मैंने उसमें किस अधिकार के तहत किसी को अरेस्ट किया जाता है इसमें बताना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए मौलिक अधिकार का संरक्षक भी कहा जाता है। और क्योंकि अनुच्छेद 32 के द्वारा वह रिट 5 प्रकार का जारी कर सकता है। आगे उसमें समझा है कि हाईकोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के द्वारा, लेकिन यहाँ पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए अगर रिट जारी करेगा तो अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार, तो वो भी कब जारी करेगा? जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब। अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देना। हम बताइए कि अभी जस्ट कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होगा वह राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति उसकी कानूनी सलाह ले लेंगे, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अगला देखते हैं कि संविधान का व्याख्याता एवं संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट का जो कहा गया है संविधान का व्याख्याता कहा गया है और संरक्षक भी कहा गया है। भारत में किसी भी प्रकार का दिक्कत अगर होता है संविधान से संबंधित तो सुप्रीम कोर्ट उसका संरक्षण कर देता है। अगला देखते हैं मूल अधिकार का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा गया है, समझ गए ना। अनुच्छेद 32 में और 226 समझाइए किए। अगला देखते हैं नियम बनाने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के पास भारत की न्याय प्रणाली जो है उससे संबंधित कोई भी नियम बनाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी कि न्यायालय से संबंधित जितना भी नियम बनाना अगर होगा तो सरकार नहीं बनाएगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट खुद कानून बनाता है। सुप्रीम कोर्ट का अपना वैकेंसी निकलता है, ध्यान दीजिएगा। जितना कोर्ट है, जितना जिला कोर्ट भी बनता है, जिला कोर्ट का सरकार नहीं वैकेंसी निकाल पाती है, ठीक ना। क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कानून बनाएगा अपने लिए। अपने लिए का मतलब न्याय प्रणाली से संबंधित जो भी कानून बनाना होगा सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा, उसके लिए अलग वैकेंसी भी निकालेगा। जितना पावर होगा, जितना अपने भी संबंधित कार्य से संबंधित कार्य होगा वह सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। अगला है मामलों का स्थानांतरण। सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसके पास अधिकार है कि किसी भी मामलों को स्थानांतरित कर सकता है। पटना हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको स्थानांतरित कर वह कलकत्ता हाई कोर्ट में उसको कर सकती है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगला देख रहे हैं, इसके पास मुख्य रूप से ताकत है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है और उस चुनाव के दौरान अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद को भी सुलझाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक ना। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है।